नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों का अक्टूबर माह का असाइनमेंट बन रहा होगा। ये मैं छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कक्षा 10वीं विषय गणित सभी विषय। तो हम आज गणित की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं नवंबर 2020 में जो असाइनमेंट आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। देखिए, असाइनमेंट पहले क्या होता था, आ रहा था अक्टूबर में आया आप लोगों का असाइनमेंट, तो ऐसा हो गया कि आप लोग कहीं से चीटिंग नहीं कर सकते। सितंबर में आया था तो उसका यूट्यूब वीडियो आप लोगों को मिल गया था, आप लोगों ने देख देख कर उसको लिख लिया, असाइनमेंट आप लोगों का तैयार हो गया, लेकिन आप लोग सीखे कुछ भी नहीं। ये आप लोगों के लिए बढ़िया किया गया है कि अब आप खुद मेहनत करें और असाइनमेंट तैयार करें। तो देखिए, नवंबर महीना का जो असाइनमेंट आएगा वो अध्याय 8 के बाद, मतलब अध्याय 8 भी उसमें शामिल है, उसके बाद में जो भी है, जो भी जितने भी चाहे तो 2 अध्याय या 3 अध्याय जितना भी आए, लेकिन अध्याय 8 तक आएगा, क्योंकि अध्याय 7 तक पहले ही 2 महीने में आ गया है। तो मान के चलते हैं 8, 9, 10, 11 ये 4 अध्याय तक के रहेंगे। तो हम इन्हीं में से आप लोगों को सवाल जो है हल करना सिखाएंगे। तो देखिए, ये अध्याय 8 इसमें है बैंकिंग एवं कराधान। जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम ये देखते हैं। पहला ये होता है बचत खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा आवर्ती जमा खाता और फिर चौथा होता है सावधि जमा खाता। बचत खाता क्या होता है? बचत खाता वो होता है जैसे कि छोटे मोटे कर्मचारी, गरीब किसान, मजदूर जो है अपनी छोटी आय का महीने में कुछ बचा लेते हैं, तो उसे फिर वो बैंक में जमा कर देते हैं बचत खाता में, ताकि उनको ज़रूरत के समय वो पैसे काम आए। तो इस तरह के जो खाते खुलवाए जाते हैं, जो जिसमें छोटा मोटा लेन देन होता है, तो वो होता है बचत खाता। तो इस तरह के खाते पे आप लोगों को ब्याज बड़ी मुश्किल से 3 या 4% तक के मिलता है सालाना। दूसरा होता है चालू खाता। ये बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए का महीने में लेन देन करते हैं बैंक के साथ, उन लोगों का इस तरह का चालू खाता खुलवाना पड़ता है। और इसमें उन लोगों को ब्याज बल्कि मिलता नहीं बैंक को, बल्कि उनको फीस जमा करना पड़ जाता है। इसमें बहुत सारा, मतलब लाखों रुपए का लेन देन होता है। तो ये होता है आपका चालू खाता। उसके बाद तीसरा हो गया आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता वो होता है, आवर्ती जमा खाता में ये होता है कि मान लीजिए आपकी आय जितनी है उसमें से आप हर महीने एक निश्चित राशि बचाना चाहते हैं और उसको बैंक में जमा करना चाहते हैं। मान के चलिए आपकी आय 2000 रुपये है और आप उसमें से 300 रुपये हर महीने बचाना चाहते हैं और जमा करना चाहते हैं। तो ये आप मान के चलिए कंटिन्यू 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, जितने दिन के लिए चाहें आप रख सकते हैं। तो इस तरह के खाता खुलवाने पर आपको, जैसे कि 2000 रुपये में महीने में अगर 300 रुपये बचाना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 300 रुपये जमा करना पड़ेगा। और 2 साल भर के बाद या 2 साल के बाद, जितने दिन की आपकी अवधि रहेगी, उतने दिनों के बाद जितना भी आपका जमा होगा उस पर कुछ रुपए ब्याज जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह का होता है जिसमें आपको हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ती है, वो हो जाता है आवर्ती जमा खाता। और चौथा होता है सावधि जमा खाता। इसमें यह होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपने एक ही बार 20,000 रुपये जमा कर दिया और आपने उसको रख दिया 2 साल के लिए, तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको ब्याज दिया जाता है। तो 2 साल में मान के चलिए जितना भी आपका ब्याज होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सावधि जमा खाते में दिया जाता है। इसमें आपको हर महीने जमा नहीं करना पड़ता है, बस एक बार जमा करना पड़ता है। लेकिन आप उसको बीच में अगर निकालेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब कुछ चार्ज लगेगा, तब जाके आप पैसा निकाल सकेंगे। नहीं तो आपको सिर्फ 2 साल के बाद ही वो पैसा दिया जाएगा, बीच में आप उसको नहीं निकाल सकते। और इसमें सिर्फ एक ही बार जमा करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका सावधि जमा खाता। अब देखिए, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है। तो ये आप लोगों के 10वीं क्लास की बुक में एक सूत्र दिया हुआ है कि आवर्ती जमा खाते में जमा धन राशि का कुल ब्याज, मतलब इससे हमें सिर्फ ब्याज का पता चलेगा, पूरा मिश्र धन पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा आपके आवर्ती जमा खाते पर जो धन है, तो उसको निकालने का सूत्र है P गुणा R बटे 100 गुणा 1/12, बड़ा कोष्टक में स्मॉल n, फिर ये छोटा कोष्टक n धन 1 कोष्टक बंद, और पूरे का बटे 2 और ये बड़ा कोष्टक बंद। इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं P गुणा R बटे 100 और गुणा, ये देखिए ये 1 का गुणा हम इधर करवा देंगे तो क्या होगा, ये n, फिर यहाँ n धन 1 में अंश का गुणा करा देंगे तो 1 का गुणा करा देंगे तो n
और उसका गुणा n धन 1। आप यहाँ गुणा रखें चाहे मत रखें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट n भी रखते तो गुणा का ही संबंध होता है। और देखिए यहाँ 12 का गुणा 2 से कराएंगे तो 12 दूना 24, ये हर में यहाँ 24 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी आवर्ती जमा खाता का सूत्र रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस तरह का सूत्र 1-2 साल पहले की जो आपकी पुस्तक रहती थी उसमें दिया रहता था, और आजकल की बुक में इस तरह से सूत्र आपका दिया जाता है। तो ये एक ही बात है, कोई अलग चीज़ नहीं है। और सावधि जमा खाता का कुल मिश्र धन, देखिए आवर्ती जमा खाता में आपको सिर्फ ब्याज निकाल कर दिखाया जाता है और उसमें आपको मूलधन को जोड़ा जाता है, तब आपका मिश्र धन बनता है। लेकिन ये सावधि जमा खाता जो होता है इसमें आप एक ही बार में मिश्र धन निकाल सकते हैं। और मिश्र धन निकालने का सूत्र जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ही है। तो ये ए बराबर हो गया आपका मिश्र धन, और मिश्र धन निकालने का सूत्र बराबर हो गया पी फिर 1 धन r बटे 100, ठीक है, ये कोष्टक है, और यहाँ n का घात। तो देखिए यहाँ पे ए मतलब मिश्र धन हो गया, पी मतलब मूलधन हो जाता है, और यहाँ r होता है ये दर, मतलब कितना % आपको ब्याज मिलेगा, और n जो होता है वो समय के लिए होता है कि कितने समय कितने वर्ष के लिए होगा। तो यहाँ पे वो हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पी मतलब यहाँ पे मासिक किस्त होता है ना, क्योंकि आप आवर्ती जमा खाते में हर महीना निश्चित राशि जमा करते हैं। तो यहाँ पी बराबर हर महीने जितनी मासिक जमा किस्त करेंगे ये उतना होता है। आर बराबर होता है दर मतलब रेट, ठीक है, कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा वो। और यहाँ एन का मतलब हो गया कि आपने कितने महीने के लिए मतलब आवर्ती जमा खाता खोला है या कितने महीने आपने जमा किया। मान के चलिए अगर आप 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाते हैं और पैसे हर महीना जमा करते हैं, तो चूंकि 2 वर्ष में 24 माह होगा तो यहाँ एन का मान 24 हो जाएगा, ठीक है। तो एन का मान यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24, चूंकि एक यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ 25 हो जाएगा। और मान के चलिए आपने हर महीना 300 रुपये जमा करा रहा था, तो पी का मान यहाँ पे 300 हो जाएगा। और दर अगर 4% सालाना है तो 4%, 6% सालाना है तो 6%, वो बैंक के ऊपर रहता है जितना भी उसका दर रहे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सूत्र जो है समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे हम बाकी के जो सवाल है उनको बनाएंगे। तो बच्चों आप लोगों को 8वें अध्याय के पहले प्रश्नावली का पहला सवाल जो है ऊपर में दिख रहा होगा, इसी से हम बनाएंगे और पहले इसी प्रश्नावली को पूरा करेंगे, उसके बाद आगे वाले प्रश्नावली को बनाएंगे। तो देखिए पहला सवाल कहता है, करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। तो इसमें बैंक द्वारा हर महीने उसने जितना भी जमा किया है उसको जोड़कर जितना उसमें ब्याज लगेगा उस सबको जोड़कर मिश्र धन जितना बनेगा उतना दिया जाएगा। तो देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे करेंगे, करीम द्वारा मासिक, क्योंकि वो हर महीना जमा करता है तो मासिक जमा धन ये है 150 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं तो 150 रुपये हो गया। कुल मासिक किस्त देखिए पी को हम मासिक किस्त के लिए रखेंगे, लेकिन कुल मासिक किस्तों की संख्या तो कितने मासिक किस्त जमा करेगा, 2 वर्ष करेगा तो 2 वर्ष में हो जाएगा, 1 वर्ष में 12 माह, तो 2 वर्ष में कितना माह हो गया 24 माह, तो हो गया 24। और ब्याज की दर जो है स्मॉल आर, तो ये है आपका 5% वार्षिक, ठीक है, यही है आपका 5% वार्षिक। तो इस हिसाब से इतना जमा अगर वो करेगा, ब्याज की गणना हम कैसे करेंगे। ब्याज की गणना के लिए वही सूत्र है, P गुणा R बटे 100 गुणा 1/12 कोष्टक में n फिर n धन 1 और उसका बटे 2 और फिर यह कोष्टक बंद। तो ये है आप लोगों का ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र। इस सूत्र में जब हम मान रखेंगे तब देखिए क्या होगा, P
150 रुपया है, तो 150 गुणा आर जो है 5% वार्षिक है तो 5 करेंगे, उसका बटा करेंगे 100 और गुणा 1/12 एन, चूंकि कुल 24 माह जमा करेगा इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एन के जगह में 24, फिर यहाँ एन धन 1 मतलब 24 धन 1, एन के जगह में 24 आ गया और धन 1 सूत्र से, और बटे 2, फिर यहाँ पे हम कोष्टक बंद कर देंगे। जब इसको आगे हम हल करेंगे, देखिए क्या हो गया, ये शून्य और यहाँ पे एक शून्य आप काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 15 और ये हो गया 5। तब इसको इस तरह से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 का गुणा 1 से कीजिए, 15 एकम 15 और बटे ये 12 का गुणा 2 से कर लीजिए, यहाँ पे 12 दूना 24। अभी कोष्टक लगा लेते हैं, यहाँ 24, ये वाला 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, और कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 24 ये हो गया और 24 में 1 जोड़ के 25 और कोष्टक खोलेंगे तो इन दोनों का 24 और 25 का गुणा हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2, इतना। फिर आगे इसका क्या होगा देखेंगे, ये हो जाएगा 15/24 गुणा 24 गुणा 25/2। अब देखिए ये कोष्टक मैंने खोला तो 15/24 तो ये ऑलरेडी है, कोष्टक खोलने पर अंदर और बाहर वाले के साथ गुणा होता है, तो यहाँ गुणा हो गया है। अब देखिए क्या हो गया, ये 24 से कम 24 हो गया और ये 24 से कम 24, ये 24 कट गया, इसलिए मैं पहले नहीं काट रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था बाद में कटेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ बटे 2 है, अब ये 2 और यहाँ 15 और यहाँ 25, तो ये तो कटेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, 15 और 25 को जब हम गुणा करा देंगे अंश में और बटे 2 रह जाएगा हर में, तो 15 और 25 का जब हम गुणा कराते हैं तो ये हो जाता है, वो हो जाता है 375 और उसका बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 375 है और उसका बटे 2। 375 में जब हम 2 से भाग करेंगे 187.50 रुपये, इतना आ जाता है ब्याज। ठीक है, इतना आ जाता है ब्याज। अब कुल कितनी धनराशि दी जाएगी बोल रहा है, कुल जमा राशि कितनी थी, कुल जमा राशि है 150 रुपये महीना का और 24 महीने जमा किया, तो ये हो जाता है 150 गुणा 24 करने पर 3600 रुपये, तथा ब्याज है 187.50 रुपये। ठीक है, तो इतना मूलधन और इतना ब्याज, इन दोनों को जोड़ देने पर हो जाएगा 3600 रुपये उसका मूलधन जमा हुआ और 187.50 रुपये उसका ब्याज हो गया। इतना रुपए इन दोनों को जोड़ने पर जितना होगा इतना रुपए बैंक उसको वापस करेगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 3787.50 रुपये। तो इतना रुपए जो है उसको मिलेगा मैच्योर धन। ठीक है, तो यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के भी सवाल को बनाएंगे, तो चूंकि आज मैं आप लोगों को थोड़ा शुरू से समझा रहा था इसलिए एक ही सवाल बनाया, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कम से कम 3 सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आप लोग की मदद करूं, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो भी बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।